आज आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह आसपास की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है फेसबुकिया। हाल ही में एक मित्र ने मेरा फेसबुक अकाउंट खुलवाकर कीपैड पर हाथ रखवा दिया था। उन्होंने मेरी 30 साल पुरानी फ़ोटो भी फ़ोटोशॉप पर चमकाकर प्रोफाइल में डाल दी थी। अकाउंट कन्फर्म होते ही एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। मैंने तत्काल लपक ली। जीवन में पहली बार किसी से पलक झपकते दोस्ती हुई थी। मैंने उसका नाम पढ़ा तब वह फ्रेंड की जगह फ्रेंडली निकली। उसकी पिक देखकर ऐसा लगा जैसे अचानक ही मेरे तार किसी तारिका से जुड़ गए हों। मैंने मित्र पर विजयी दृष्टि डाली। मेरी आंखों से खुशी छलकी पड़ रही थी। वे भांप गए और तत्काल बोले, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ये भी 50 से ऊपर की निकलेगी जिसके आधे दांत घिस चुके होंगे। मुझे लगा कि यह पुराना फेसबुक या शायद मेरा पहला रिस्पॉन्स देखकर जल गया है। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और इस फ्रेंडनी की कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल की। इसे देखकर लगा कि इन्होंने शायद एक ही झटके में किसी कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स से दोस्ती कर ली थी। उनके सभी कॉन्टैक्ट्स युवा थे, जिनकी पिक्स में सारे हेयर स्टाइल, एसेसरीज़ और पियर्सिंग वगैरह मौजूद थे। मैं मित्र से बोला, मुझे भी तो रिक्वेस्ट भेजना सिखाओ। वे बोले, पहले मेरी एक्सेप्ट करो और देखो। मेरे किसी भी कांटेक्ट को रिक्वेस्ट भेजने के पहले अच्छी तरह सोच लेना कि ये सभी अंट-पंट टाइप के हैं। इनमें से कोई भी बिना गाली बात नहीं करता। चेतावनी देने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भेजना सिखा दिया। मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई थी। मैंने उनके सभी कॉन्टैक्ट्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। शाम होते होते मेरी लिस्ट में भी 61 काले सिर वालियाँ थीं। मैं फूला नहीं समाया। मैंने केवल 10 मेल कॉन्टैक्ट्स चुने थे। आज मुझे अनुभव हुआ कि डिजिटल जगत में जाते ही बंदियाँ कुछ ज़्यादा ही सोशल हो जाती हैं। आमने सामने तो मुंह से बोल फूटने में ही 6-6 महीने लग जाते हैं। खैर, मेरी फ्रेंड लिस्ट अब इंद्र सभा की तरह अप्सराओं से भरी थी। एक का कमेंट आया, तेरी एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन बाल क्या टेलर से कटाए थे? मैं क्या बोलता। मैंने टाइप किया, बाल कटाने पिताजी के साथ गया था। उसका जवाब आया, हा हा हा। मेरा संवाद होने लगा। शीघ्र ही मैं भी तू तड़ाक वाली भाषा में टेक्स्ट करने लगा। इसका असर मेरी नॉन डिजिटल ज़िंदगी पर भी पड़ा। ये काफ़ी अनसोशल होने लगी थी। एक दिन मैं अपने चपरासी से बोला, तू जाके फाइल दे आ और देख, वहाँ घुस मत जाइयो। वह चौंका, क्योंकि इसके पहले मैं उसे हमेशा आप बुलाता था। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ चला गया। मैं अब उस पीढ़ी के संपर्क में था जो अभी पूरी तरह युवा भी नहीं हुई थी। एक दिन मैंने उसकी तरह लो पैंट पहनने की कोशिश की, मगर कुछ क्षणों बाद ये नीचे सरक गई। गनीमत ये रही कि मैं अभी घर में ही था। एक दिन एक कमेंट आया, साले तेरी पिक से ही पता चल जाता है कि तू 50 साल पुराना मॉडल है। बेटा, तूने पिक तो गोरी कर ली, लेकिन अपने देवानंद कट बालों का क्या करेगा बुड्ढे? अबे सींग कटा के बछड़ा थोड़े ना बन जाएगा। कमेंट पढ़कर मैं सन्न रह गया। अवश्य ही ये कोई मेरे मेंटर की लिस्ट वाला रहा होगा, लेकिन ये था बड़ा स्मार्ट। उसने पिक देखकर ही उम्र जान ली थी। उसने फिर मैसेज किया, अबे चुप क्यों है? सुलग गई क्या? देख, ब्लॉक मत करियो। मुझे चालू बुड्ढे पसंद हैं, तू बना रही हो। मुझे इस आक्रामक युवा का सामना करना कठिन लग रहा था। मेरी उंगलियां अभी इतनी अभ्यस्त नहीं थीं कि मैं उसकी स्पीड से जवाब दे पाता। मैं टाइप करने जा ही रहा था कि उसका पुनः टेक्स्ट आ गया, देख, अगर भागना भी हो तो अपनी पड़ोस वाली की पिक लगा देना, मैं उसी से काम चला लूँगा। उसके आक्रमण से घबराकर मैंने सीधा मेंस से कंप्यूटर बंद कर दिया। जब इसे पुनः खोलना चाहा तो स्क्रीन से सारे आइकन्स गायब थे। इन्हें रिस्टोर करना मेरे लिए टेढ़ी खीर था। अतः फेसबुक बंद हो गई। मुझे ये बुक तो कहीं से नहीं लगी, अलबत्ता ये ज़रूर लगा कि यहाँ फेस देखकर फ्रेंड्स बुक किए जाते हैं। यहाँ हर कोई जवान और सुंदर दिखना चाहता है। शायद इसीलिए फ्रेंड्स की तस्वीरें भी सच्ची नहीं थीं। गोया कि उन्हें डर था कि कहीं पुराना मॉडल देखकर कोई बुढ़ी ना फ्रेंड रिक्वेस्ट मार दे। फिर भी कोई यदि एक अलग तरह की ज़िंदगी जीना चाहता है तो काफ़ी हद तक उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। बस बुढ़ापे में जवानी का झटका सहने के लिए एक मजबूत कलेजा होना चाहिए। यहाँ शब्दों के अर्थ कुछ अलग ही होते हैं। मूल क्रियाओं का अर्थ संदर्भ के अनुसार निकालना होता है। यहाँ सच झूठ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टेक्स्ट
फाड़ू होना चाहिए। युवा फेसबुकिये प्रायः चंद्रवंशी होते हैं, क्योंकि दिन में तो बुढ़े चैट करते हैं, रात में चंद्रवंशियों की अमेरिका वालों से भी चैट हो जाती है। इस बीच उन्हें पेरेंट्स के बुलावे का डर भी नहीं रहता। दिन में तो उन्हें फ़ोन पर भी रोहित को दूध वाले भैया बोलना पड़ता है। बुढ़ों का सूर्यवंशी होना मजबूरी है, क्योंकि रात्रि जागरण के बाद सुबह उन्हें सिर पर आइस बैग रखना पड़ जाता है। ये जानकारी अनुभव से मिली, क्योंकि मेरे ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स रात में ही ऑनलाइन मिलते थे। जल्दबाजी में मैंने झुआ भर फ्रेंड्स तो बना लिए थे, मगर अब कम्युनिकेट करना कठिन हो रहा था। जिस बंदे ने मेरी उम्र पहचानी थी, उससे मेरा संवाद बना रहा। मैं चाह कर भी उसे ब्लॉक नहीं कर सका, क्योंकि उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। उसने बताया था कि वह कनाडा जाकर बसना चाहता है। जब मैंने वजह पूछी तो उसका बेलौस जवाब आया, यहाँ क्या रखा है, यहाँ तो सब साले 8 बजे रजाई में घुसकर च्यवनप्राश खाने लगते हैं। नाइट आउट की बात करो तो फट जाती है। नौकरी मांगो तो साले क्वालिफिकेशन की जगह कास्ट पूछते हैं। तुम्हारा टाइम दूसरा था, यहाँ तो लौंडों के लिए कुछ है ही नहीं। उसके जवाब में बनावट नहीं थी। हालांकि कनाडा जाकर भी उसे चैन नहीं मिलता। मैंने अभी कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि तत्काल उसका टेक्स्ट आ जाता कि तुम साले सिस्टम की चाटो, मैं तो साला फाड़ दूंगा। फिर भी मैंने हिम्मत कर दी। तुम ही वहाँ जाकर क्या उखाड़ लोगे, यहीं रहकर क्यों नहीं सबको बम्बू करते। कुछ पल शांति रही, फिर उसका टेक्स्ट आया, हा हा हा, साले मस्त कर दिया, क्या फाड़ू टेक्स्ट मारा है। अबे तेरा बुढ़ापे में ये हाल है तो तू जवानी में क्या रहा होगा। अभी आउट होता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस जाना है। इस पर फिर कभी बात होगी, तब तक ऐश कर, चल अब निकल ले। वह विलुप्त हो गया। मुझे उसकी पीड़ा की झलक मिल गई थी। मैं एनआरआई बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचने लगा, जो ओल्ड एज होम में इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद उनका प्रवासी पुत्र अंत समय मुंह में गंगा जली डालने आ जाए। ये भी इसलिए होता है कि उन्होंने विदेश में बेबी सिटर बनने की बजाय स्वदेश में आखिरी सांस लेना बेहतर समझा होता है। इस विस्फोटक मित्र से मिलकर ही एहसास हुआ कि ये बच्चे भी मजबूरी में माँ बाप की जुदाई को गले लगाते हैं। ऐसा ये खुशी खुशी तो नहीं ही करते। उन्हें भी माता पिता का विछोह सताता है। हो सकता है कि विदेश की आपाधापी में उन्हें ये सब सोचने का वक्त ना मिलता हो, परंतु बूढ़े माँ बाप के पास तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं रहता। वे अकेले बैठे अपने फैमिली एल्बम में बच्चों का बचपन निहारते रहते हैं। मुझे लगा कि पहले हमें बच्चों की पीड़ा समझनी होगी, तभी हमारी कोई भी बात उनके कानों तक पहुंचेगी। आज एक फ्रेंडनी का मैसेज मिला। बहुत दिनों से उनके साथ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट चल रही थी। आज उनका टेक्स्ट देखकर मैं चौंक गया। उन्होंने पूछा था, तू क्या लिव इन में है, तेरा काम कैसे चलता है। टेक्स्ट पढ़कर मैंने उनकी पिक देखी। मेरी नज़र उनके मीना कुमारी टाइप बालों पर चिपक गई। अर्थात वे भी फोटोशॉप की कृपा से अक्षत यौवनावनी फेसबुक पर चिपकी थी। किसी के भी हेयर स्टाइल से उसकी उम्र समझ में आ जाती है। मुझे इन तजुर्बेकारा से छिटकना सुरक्षित लगा, क्योंकि आज वे खुल गई थीं। मेरे पास आज भी इतने संगीन विषय पर सीधी बात करने की हिम्मत नहीं थी। ये अगर मेल कांटेक्ट होता तो बात दूसरी होती। मैं भी चैट के चटकारे लेता। एक कांटेक्ट ने कुछ फन लविंग वेबसाइट की जानकारी देते हुए लिखा, मुझे मालूम है तू फट्टू है, लेकिन मन तो सबका करता है। अगर तेरा करे तो साले घर वालों से बचा के देख लियो, याद करेगा। मैंने लेविन वाली को ब्लॉक करके राहत की सांस ली। अभी तक मेरे दिमाग से कंप्यूटर फोबिया नहीं निकला था। मैं बस इतना जानता था कि इसकी सारी बातें मेमोरी में चली जाती हैं, फिर वहाँ से कोई भी गड़ा मुर्दा उखाड़ सकता है। मैं कीपैड पर डर डर कर उंगलियां चलाता था कि कहीं कोई गलत बटन ना दब जाए। अब तक मैं कई बार सिस्टम फेल कर चुका था। इसमें मेरा कसूर नहीं था, क्योंकि हमारे वक्त में तो कैलकुलेटर भी मयस्सर नहीं था। जिसे भी पहाड़े याद होते वही सवाल हल कर पाता था। मैंने बड़ी हिम्मत करके डिजिटल जगत में कदम रखा था। मैं नहीं चाहता था कि कहीं मजाक मजाक में कोई ऊंच नीच हो जाए। मैंने अपने युवा मित्र को लिखा कि वह रात 10 बजे के पहले चैट कर लिया करे, क्योंकि इसके बाद मैं सो जाता हूँ। उसने लिखा, मुझे सब मालूम है बेटा, तुम लोग इसके बाद क्या करते हो। सब साले रजाई में घुसकर घी पीते हैं, लेकिन ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा। एक दिन उसने बताया कि उसका पासपोर्ट बन गया था, लेकिन उसे यहीं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल गया था।
शुरू में उसे 15,000 रुपये मिलने थे। मैंने बधाई दी तो उसका टेक्स्ट आया, इस साल डैड रिटायर हो रहे हैं, अभी तो इसे ही पकड़ता हूँ, साला जेब खर्च तो निकलेगा। मैं जानता था कि जिस दिन इसकी उंगलियाँ खुद का कमाया रुपया छुएंगी उस दिन ये कनाडा वनाडा सब भूल जाएगा। इसे भी इज्जत की रोटी का मोल समझ में आ जाएगा। बाद में मुझे उसके विचारों में तब्दीली भी दिखी। उसने टेक्स्ट किया था, आज डैड को अपनी पहली सैलरी से टी शर्ट खरीद कर दी। साला मज़ा आ गया, एकदम फाड़ू लग रहे थे। तो तू अपना नंबर बोल, तुझे भी भेजूंगा। वैसे तू जैसी बातें करता है उस हिसाब से तो तेरे लिए भी मीडियम ही चलेगा। चल फटाफट पता भेज। उसका मैसेज पढ़कर मेरा मन भर आया। मेरा दिल किया कि इस बिंदास को गले लगा लूँ। उसके मन की सच्चाई उजागर हो गई थी। उसके मन में कितना तूफान था। वह घर वालों के लिए कितना कुछ करना चाहता था, यहाँ तक कि उनके लिए कनाडा तक जाने को तैयार था। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में खुशी ने पहली दस्तक दी, वह पिता के लिए गिफ्ट ले आया। वाकई इस उम्र की मासूमियत अनमोल होती है। इनमें ज़्यादातर तो बस बड़ा दिखने के लिए ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि अंदर तो एक शरारती बच्चा ही छुपा होता है। मैंने उसे टेक्स्ट किया, तू अपना पता भेज। तुझे तो आज पहली मिली है, लेकिन मेरी तो बंद होने जा रही है। पहले मैं भेजूंगा, तू बस इतना सिखा दियो कि लो जीन्स कैसे पहनते हैं। मेरी तो साली सरक सरक जाती है। उसका जवाब आया, हा हा हा, साले बाप बन रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन इस लो जीन्स का चक्कर छोड़ दे। इसे रोकना तेरे बस का नहीं। वैसे तेरी स्पिरिट पसंद आई, तू है बहुत मज़ेदार। और देख, मुझे बिना बताए ऊपर ना निकल लियो। मैंने भी टेक्स्ट किया, हा हा हा। ये ठाका मेरे दिल से निकला था। आज मैं भी उसी की मौज में था। उसके शब्द सच्चे थे। मैंने उसी के तरीके से उसे पा लिया था। अब मेरे मन से भी अकेलेपन का भूत भागने लगा था, क्योंकि मुझे इसका मंत्र मिल गया था कि बच्चों का साथ जिस मोल मिले ले लो, सस्ता है।